लास्ट वीक वन पीस फैंस के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट आने वाली थी। हर बार की तरह मैं एक मूवी के अनाउंसमेंट के लिए फुल एक्साइटेड हो चुका था कि अब मजा आएगा, वीडियो कुछ क्रेजी सा देखने को मिलेगा। और इंटरनेट में बिना पंखों की उड़ती हुई खबरों ने मेरी एक्साइटमेंट को और पंख दे दिए थे और उसे डबल कर दिया था। बट खुशी और मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और शायद अब उसे स्पेस चाहिए, क्योंकि टोई एनिमेशन अनाउंस करता है कि वन पीस एनिमे एक ब्रेक पर जा रही है। और ये ब्रेक कोई छोटा ब्रेक नहीं कि 1 या 2 वीक का हो, अरे भाई 1 मंथ का दे दे, बट पूरे 6 मंथ का, ना एक कम ना एक ज्यादा। जब वन पीस एनिमे अपने पीक पर चल रहा था, गार्प पर रैम्पेज दिख रहा था, गार्प किजारू बन गया था और यूजलेस कोबी भी किसी काम पे आ रहा था अपने ऑनेस्टी इंपैक्ट के साथ। अटैक अच्छा था, पर उसके नाम पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यानी अब हमें वीकली एपिसोड देखने को नहीं मिलेंगे और ये ब्रेक लॉजिकली देखा जाए तो जरूरी भी था, बस इमोशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सभी ने देखा है कि टोई एनिमेशन ने एगेड आर्क में किस तरह से क्वालिटी को डिलीवर किया है, जबकि वो एक वीकली एनिमे है। क्वालिटी को देखकर उनके हार्डवर्क का अंदाजा लग जाता है कि उनके पूरे हफ्ते टाइम से जंग चलती होगी। जिस तरह से हमें मल्टीपल फ्रेम्स में स्टोरी को दिखाया गया है, उतने में तो बाकियों का आधा एपिसोड खत्म हो जाए, बट ये क्वालिटी उनका पीक नहीं था। टोई की टीम वन पीस के लिए इस क्वालिटी पर सेटल नहीं होना चाहती, वो न्यू हाइट्स को डिलीवर करना चाहते हैं जो किसी ने अब तक अचीव भी ना की हो। एनिमे एडेप्टेशन का ब्रेक पर जाना कोई नई बात नहीं है, बट लॉन्ग रनिंग एनिमे लाइक वन पीस के केस में सरप्राइजिंग है सभी फैंस के लिए, क्योंकि अभी तक का ऐसा कोई ब्रेक उनकी साइड से लिया नहीं गया था। और जिस तरह कंटेंट हमें मिल रहा था और किसी को इस बीच में फुल स्टॉप की उम्मीद भी नहीं थी। एनिमे मांगा से कॉट अप करने के लिए बढ़ती रहती है, इसमें एनिमेटर्स के बहुत सारे एफर्ट जाते हैं और टोई एनिमेशन वन पीस के साथ ड्रैगन बॉल डायमा के ऊपर भी काम कर रहा है, तो टोई के लिए वो क्वालिटी को और इंप्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एगेड आर्क कोई नॉर्मल आर्क नहीं है, उसमें जो कुछ हुआ है मांगा में हमने जैसा देखा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हमें एनिमे में देखने को मिलने वाला है। गोरोसे की बैडएस एंट्री, उनका ऑरा, सभी योकाई फॉर्म, इस सब के लिए कुछ स्पेशल प्लान तो बनता है। टोई व्यूअर्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। गोरोसे की एनिमे में एंट्री कोई छोटी बात थोड़ी है, वो लोग पहली बार अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में आ रहे हैं। लूफी उनसे क्लैश करेगा, सांजी एक का दांत तोड़ेगा, जोरो भी क्लैश करेगा। लूफी का गियर 5 थोड़ा और बेटर देखने को मिलेगा। एगेड की फाइट एक लार्ज स्केल फाइट की तरह है, तो ये यादगार होनी चाहिए। जो लेवल टोई ने गार्प के साथ डिलीवर किया है, उन्हें अब एगेड के लिए उसे भी सरपास करना होगा और बेटर विजुअल, साउंड ट्रैक्स, फाइट का सीन ही बदल जाएगा, पूरी मूवी वाली फील आनी चाहिए। जब हम गोरोसे और लूफी को एक्शन में देखेंगे, सैटर्न का उस बॉम्ब के अटैक को लूफी का डिफ्लेक्ट करना, वर्करी की इंसेंट ड्यूरेबिलिटी, दो निका को एक साथ देखना, यहाँ पर हार्डवर्क की जरूरत होगी। दोनों की वाइब सेम नहीं लगे और कुमा की बैक स्टोरी कितनी ज्यादा हिट होगी। इसी के साथ हमें गॉड वैली का सीन देखने को मिलने वाला है। बंदों ने ऑलरेडी गॉड वैली को मॉन्स्टर्स का रॉयल रंबल ग्राउंड मान लिया है, उसे छोटा दिखाया जा ही नहीं सकता है। इसी के साथ यंग गार्प की एंट्री विद स्वैग, स्वाद ही आ जाएगा। टोई जब इतना प्लान कर रहे हैं चीजों को, तो अप्रैल में जो एनिमेशन और विजुअल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट होने वाले हैं, तो ये ब्रेक सेंस बनाता है कि एनिमेटर्स खुद अपने सारे स्किल्स लगा देना चाहते हैं हमारे एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। इससे अलग हमें अक्टूबर 27 को फिशमैन आर्क के न्यू विजुअल्स और बेटर क्वालिटी के साथ देखने को मिलने वाला है, जिससे वो आर्क और ज्यादा एंगेजिंग लगे। और इसके कुछ ग्लिम्स टोई ने रिलीज भी करे हैं कि किस तरह से चेंजेस हमें मिलेंगे, और डिटेल्स डालने से फर्क पड़ जाता है। इसे देखकर खुद समझो, ब्रो दिखाओ विजुअल्स कैसे दिखते हैं, काहे सोते रहते हो, काम करो वे। इस ब्रेक का सुनने के बाद सभी मांगा रीडर्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मांगा भी ब्रेक पर जा सकती है। तो सभी के लिए खुशखबरी कि मांगा ब्रेक पे नहीं जा रही। इचिरो ओडा अपने उसी पेज के साथ फाइनल सागा के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके साइड से किसी भी तरह के ब्रेक की कोई न्यूज नहीं है, ना ही सुइसा की साइड से। ओडा हमें स्टिल वीकली ऑसम आर्टवर्क डिलीवर करने वाले हैं, जहां पर हमें एल्बाफ का रोल देखने को मिलेगा और कुछ न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। बट इस ब्रेक के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए भी टोई के प्लान्स हैं। लाइक करंट मंथ में हमें यूनिक वन पीस कंटेंट देखने को मिलेगा जो कुछ हटके है। वन पीस फैन लेटर 20 अक्टूबर संडे को आ रहा, और ये कोई रेगुलर स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, ये कुछ हटके है। ये एक नॉवल है जिसे टोमोहितो हासाकी ने लिखा है। अब तक सब स्टोरी को स्ट्रो एट के नजरिए से देख रहे थे, और स्ट्रो एट को देखने के बाद सभी के मन में अलग चीजें आती हैं, लाइक ब्रुक पैंटी लवर, लूफी अपना खाना बचाओ, चॉपर क्यूट डॉक्टर। सो अब हम इस फैन लेटर में वन पीस वर्ल्ड के लोगों को देखेंगे जिनकी लाइफ को स्ट्रो एट ने चेंज किया या फिर इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें अभी तक हमें 4 कंफर्म स्टोरी के बारे में पता चलता है। बट शायद जीनबे को छोड़कर सभी स्ट्रो एट से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जीनबे उस टाइम पर क्रू का मेंबर नहीं था जब ये लिखा गया था।
सो स्टार्ट करते हैं लूफी के साथ। ड्यूरिंग मरीन फोर्ट बैटल लूफी इसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था और ये सब कुछ एक यंग मरीन विटनेस करता। लूफी के एफर्ट्स और दोनों भाइयों के बॉन्ड को देखकर वो अपने भाई के साथ खुद के बॉन्ड को ही क्वेश्चन करने लगता है, जो इसी वॉर का पार्ट है। और जैसे बैटल आगे बढ़ते वो और ज्यादा डेडली होने लगती है और ये मरीन अपनी ड्यूटी और फैमिली के बीच में फंस कर रह जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मोस्ट लाइकली उसका भाई एक पायरेट होना चाहिए। लूफी को देखकर किसी का अपने फैमिली के लिए मोटिवेट हो जाना सच में काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है जोरो। जोरो ड्रेस रोजा में एक बार में बैठा हुआ और कुछ मरीन्स आपस में बात कर रहे हैं कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कौन है। सभी मरीन्स अपने अपने फेवरेट स्वॉर्ड्समैन का नाम बोलते हैं जो उनके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है। मीहॉक, शैंक्स, विस्टा, रियुमा और इवन जोरो। जोरो भी अपने फेक मूंछ को लगाकर बार में बैठा हुआ इनकी बात सुन रहा है। इमेजिन करो तुम जिसे हराना चाहते हो और जो तुम्हारा गोल है, लोग ऑलरेडी तुम्हें टॉप बंदों के बीच में लाकर रख दें। ये सुनना कि जोरो ज्यादा पावरफुल है या फिर मीहॉक, रियलिटी तो पता होती है बट स्टिल सुनना ही काफी कॉन्फिडेंस दे देता है। नेक्स्ट है फ्रैंकी की स्टोरी। एक यंग गर्ल वाटर 7 में आई है किसी दूसरे आइलैंड से, जहां पर वो बुक स्टोर में काम करती है और वाटर 7 में आओ और तुम्हें फ्रैंकी की स्टोरी सुनने को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये लड़की अपने आप को सेटल कर रही है वाटर 7 में और उसे काफी सारे फेमिलियर लोगों के मुंह से लेजेंडरी शिपराइट के बारे में सुनने को मिलता है और ये फेमिलियर चेहरे हमारे लिए हैं आइसबर्ग, फ्रैंकी फैमिली और गालीला कंपनी के लोग। पर ये सब देखने में काफी मजा आएगा कि ये लोग अपने फ्रैंकी के बारे में क्या बोलते हैं और ये भी कि फ्रैंकी की स्टोरी सुनने के बाद लड़की की लाइफ में क्या चेंज आता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट है नामी। इसमें एक यंग गर्ल जो फीमेल पायरेट के साथ काफी ऑब्सेस्ड है और खासकर नामी को लेकर जो उसके लिए एक आइडल है। उसे पता चलता है कि पूरे 2 साल बाद स्ट्रेट आर्किपेलागो में वापस आ रहे हैं और वो उन सभी से मिलने के लिए चल देती है, उस पायरेट को देखने के लिए जिसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है, यानी नामी को। सो ये स्टोरी थी कंफर्म वाली, बट इसके बाद हमारे पास प्यूपीस की साइड से कुछ स्टोरियां देखने को मिलती हैं जो हमें फैन लेटर में देखने को शायद मिले, जिसमें सांजी जिसकी स्टोरी बराटी से शुरू होती है जहां पर एक यंग वुमन एक डल डेट पर फंसी हुई है एक आदमी के साथ जो अपने कनेक्शंस को फ्लेक्स कर रहा है कि मैं तो जैफ को जानता हूं जो इस रेस्टोरेंट का ओनर है। बट इस लड़की की अटेंशन कहीं और है। इसकी आंखें विन स्मोक सांजी को ढूंढ रही हैं जो यहाँ पर काम करता है, वो उसे ढूंढ रही है। बट काफी देर देखने के बाद उसे पता चलता है कि सांजी अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए रेस्टोरेंट छोड़कर जा चुका है और ये पता लगने के बाद उसका दिल टूट जाता और अब उसे इस बोरिंग डेट से बचकर निकलना है। बराटी का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा क्रेजी होता है, ये तो हमें पता है। कोई भी किसी को पेल रहा होता है, क्या पता शेफ ही तुम्हें पेल दे। ये बात बराटी के केस में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, खासकर मोटा शेफ सबसे ज्यादा फनी बंदा है वो। नेक्स्ट हमारे पास है उसाप की स्टोरी और ये कुछ खास है। अब यहाँ पर खुशी से ज्यादा गम के बादल नजर आते हैं। ड्रेस रोजा इंसिडेंट के टाइम पर एक मिस्टीरियस मैन उसाप के होम टाउन में आता है और वो पूरे विलेज का दिल जीत लेता है अपनी काइंडनेस के साथ और काया से भी मिलता है, उससे बात करता है और काया का एक मेडिकल बुक भी देता है। सो यहाँ पर एक सवाल है कि इस मिस्टीरियस मैन की वजह से उसाप और काया के रिलेशन के बीच में क्या हो सकता है, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ये फैन फिक्शन है, बस कुछ होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर स्टिल एक रैंडम आदमी स्पेशली काया के लिए आता है, ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। या तो कोई है जो उसाप को जानता और उसकी आइटम को बजाने के चक्कर में। तुम्हें क्या लगता है, काया इसके चक्कर में पड़ेगी या फिर वो अपने मिस्टर लायर की ही रहेगी? कमेंट्स में बताओ। ये एक सीरियस टॉपिक है। क्या उसाप वापस आने पे काया के हाथ में एक बच्ची को देखेगा या फिर काया उसी की रहेगी? उसाप के बाद है मेरी निको रॉबिन। एक यंग गर्ल रॉबिन की तरह ही आर्कियोलॉजी से फैसिनेट है और उसे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है, पर जब एक लड़का उसे बुक छोड़कर कॉम्बैट ट्रेनिंग करने को कहता है तो वो मना कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी निको रॉबिन को उसके होम टाउन में ला रही है। इसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लड़की को पता चलता है कि रॉबिन का आना उसके होम टाउन से रिलेटेड है, नॉर्थ ब्लू से, जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसके कल्चर और लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट वो अपने कल्चर और नेटिव लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जिसमें रॉबिन उसकी मदद करेगी या फिर नहीं, या उसे बुक्स छोड़कर कॉम्बैट ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। सो रॉबिन तो उसकी मदद करेगी, आखिरकार वो इतनी अच्छी जो है। और रही बात बुक्स छोड़कर कॉम्बैट ट्रेनिंग करने की, तो मुझे लगता है कि लड़की को दोनों करना चाहिए। नेक्स्ट है चॉपर की स्टोरी, जिसमें एक मरीन कमांडर टोनी चॉपर के साथ अलग ही ऑब्सेस्ड है। वो उसे एक पेट मानने से मना कर देता है। वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड करता है कि चॉपर को खत्म करो या फिर उसे किसी भी कीमत पर
कैप्चर करो। उसका ऑब्सेशन बढ़ता ही जाता है और इस सब के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन रिवील होता है, वो भी बोआ हैंकॉक के साथ। ये क्या बवासीर लिख दिए बे। ये दल्ला और बोआ हैंकॉक का कनेक्शन, ये शायद मरीन फोर्स से पहले के सीन के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर बोआ हैंकॉक प्रिजन में घुसती है, उसके बारे में कुछ रिवील हुआ होगा। स्टिल क्लियर लिखो यार, ऐसी सुंदर महिला के चरित्र के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। इसके बाद है स्पेशल वन ब्रुक का। ये स्टोरी भी एक यंग गर्ल के बारे में जो रॉक स्टार ब्रुक की काफी बड़ी फैन है। हम सभी जानते हैं कि वो टाइम से के टाइम पर अपने खुद के कॉन्सर्ट कर रहा था और पैसा चाप रहा था। उसके काफी सारे फैंस हैं। लड़की का ड्रीम था कि साबाउड के कॉन्सर्ट को अटेंड करे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में उसे रहना पड़ता है और अपने भाई को अपना टिकट देकर कहती है कि तू जा कॉन्सर्ट में और अटेंड करो और वापस आकर मुझे पूरे कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस बताना। उसका भाई छुपकर ब्रुक के कॉन्सर्ट को रिकॉर्ड करता है, यानी ब्रुक के पूरे गाने को रिकॉर्ड करता है ताकि उसकी बहन खुद उसे एंजॉय कर पाए। देखना ये होगा कि वो कैसा फील करेगी जब उसके बारे में उसे पता चलेगा और ब्रुक की आवाज को वो सुनेगी। बट ब्रुक के कॉन्सर्ट की वाइब भी अलग है। वो मुझे ऊटा की सिंगिंग कॉन्सर्ट से तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रुक गा रहा है और तभी अपनी सोल को वो बाहर निकाल दे, सभी के होश उड़ा दे और तभी आसमान से बर्फ गिर रही है। ये होता है रियल कॉन्सर्ट। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए सभी लोगों को, और इनकी स्टोरी को देखने में काफी मजा आएगा, खासकर बुरुक और सांजी वाली को। और बुरुक वाला पार्ट हमेशा की तरह तुम सभी को काफी हिट होएगा। अपने सिबलिंग के लिए कुछ करना सच में अनएक्सपेक्टेड होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में कुछ वीडियो के बारे में लिखे तुम कैसा एक्सपीरियंस करते हो फैन लेटर के बारे में। आर यू एक्साइटेड या फिर तुम्हारे लिए नॉर्मल है।